हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। वेलकम टू यू। इस नए सेशन में आपका पुनः एक बार स्वागत। हम यहाँ पर ऑल इंडिया पीएमटी के कुछ क्वेश्चनों को लेकर फिर आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। डिस्कशन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों का जो कि नीट पीवाईक्यू के रूप में होते हैं। जितने भी ऑल इंडिया पीएमटी के कुछ क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनका डिस्कशन करने के लिए हम आते रहे हैं और आते रहेंगे। आज कुछ चुने हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑल इंडिया पीएमटी 19, 94, 92, 91, 90, 1989 और 1998 के कुछ क्वेश्चन हैं। तो शुरुआत करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग नीट पीवाईक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, Which of the following molecules does not possess a permanent dipole moment? बच्चों, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट और नेट डाइपोल मूवमेंट में डिफरेंस है। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से एक बॉन्ड, अलग अलग बॉन्डों के डाइपोल मूवमेंट को बताता है, जबकि नेट डाइपोल मूवमेंट किसी मॉलिक्यूलर के अंदर, सारा पूरे स्ट्रक्चर के अंदर नेट जो डाइपोल मूवमेंट निकल कर आता है वो उसका नेट डाइपोल मूवमेंट है। तो हम पहले क्वेश्चन में वो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है CS2। इसके स्ट्रक्चर को देखें, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। इनका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस है वो बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर है। इसका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। नेट डाइपोल मूवमेंट तो इसका 0 है, लेकिन परमानेंट डाइपोल मूवमेंट भी करीब करीब नथिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी वेरी लेस डिफरेंस है। कार्बन का 2.5 और सल्फर का 2.58। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए इनका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट डज नॉट पोसेस परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। SO3 को देखें हम, सल्फर डाई, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3, इसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो तो 0 है ही है, क्योंकि एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स और जिस पर लॉन पेयर ना हो तो उसका डाइपोल मूवमेंट नेट 0 होता है। यदि हम परमानेंट डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो पर्टिकुलर इस बॉन्ड की या इस बॉन्ड की या इस बॉन्ड की सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के कारण परमानेंट डाइपोल्स सभी बॉन्डों में एक जैसा होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.5 के करीब होती है और सल्फर की 2.58। तो इसमें डिफरेंस काफ़ी है, इसलिए जो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है वो इसमें दिखेगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। H2S को देखें, सल्फर H, इस पर 2 लॉन पेयर है, इसका डाइपोल मूवमेंट 0 से ज़्यादा है। नेट डाइपोल मूवमेंट म्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि म्यू इज ग्रेटर देन ऑफ 0। तो इसका तो काफ़ी ज़्यादा है। इसका डज नॉट पोसेस परमानेंट डाइपोल, ओनली CS2 का इफेक्टिव रहता है, बाकियों में तो इसमें काफ़ी है। H2S में और SO2 का हम स्ट्रक्चर बनाए
SO2 इस पर एक लोन मौजूद है, एक लोन पेयर। इसका म्यू 0C भी काफी ज्यादा हुआ। तो इस तरीका से हम चारों ऑप्शनों को नजर मारें, नजर से देखें तो ओनली पहला जो ऑप्शन है CS2, जिसमें कि डाइपोल डज नॉट पोसेस ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, यानी कि इसमें परमानेंट डाइपोल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है बिल्कुल कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो डाइपोल बनेगा नहीं। तो डज नॉट पोसेस ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, द CS2 इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट होगा, ओनली CS2 के छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग है शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। बच्चों, जितना बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी बॉन्ड ऑर्डर उतना ही अधिक होगा, यानी कि हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो हम मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, उसमें कितने कितने बॉन्ड ऑर्डर। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम देखें तो इस प्रकार का होता है C6H6। इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। कैसे 1.5 होता है? 2, इसमें 3 तो सिंगल बॉन्ड है और 3 ही डबल बॉन्ड है। तो टोटल बॉन्डों की संख्या को यदि गिने तो 9 बॉन्ड हो जाएंगे, 3 सिंगल और 6, 3 जो डबल बने हैं सिंगल से तो 6 हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 9। और एक्चुअल में जो बॉन्ड हैं इसमें 6 है। तो एवरेज कितना हो गया इसका? 1.5। बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है 1.5। एथीन C2H4 एथीन, इसका बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर को हम बनाएं तो बॉन्ड ऑर्डर हमें प्राप्त होगा 2। कार्बन के अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। एथाइन C2H2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एक H, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो जाएगा 3। इथाइन में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है ट्रिपल बॉन्ड के कारण। और एथेन C2H6, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इस प्रकार से एथेन का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। चारों ऑप्शनों को यदि हम देखें तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है उसी का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, यानी कि शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट कार्बन बॉन्ड लेंथ इथाइन की प्राप्त होगी अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इथाइन का है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी इथाइन की। इथाइन, C is the correct answer. Now we discuss the next question. Next, third question. In compound X, all the bond angle are exactly 109 degree 28 मिनट। बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली किसका है बच्चों? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट किसका होता है? जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो
और साइड मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल में जब साइड एटम्स सेम हो, सिमेट्रिकल हो, तो उसमें एग्जैक्टली प्रत्येक बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो ऑप्शनों को हम देखें, कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। क्लोरोमेथेन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म। हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे। क्लोरोमेथेन CH3Cl, यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम है और 3H साइड एटम, तो इसमें सिमेट्रिकल नहीं है। हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ है, तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल्स है, थोड़ा सा 1 से 9 डिग्री से ऊपर नीचे हो सकता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को देखें एक बार। कार्बन पर 4 Cl लगे हुए हैं, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। इसमें एग्जैक्टली होगा क्योंकि साइड एटम सराउंडिंग एटम के से सेम है। तो क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, ये जो चारों बॉन्ड्स मिलेंगे, एंगल्स मिलेंगे, इसको 109 का डिग्री 28 मिनट एग्जैक्टली होगा क्योंकि सराउंडिंग एटम सेम है। अगला ऑप्शन देखें हम। आयोडोफॉर्म CH3, कार्बन एटम आयोडीन, इसमें भी sp3, इसमें भी 1 से 9 डिग्री से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर CH3, कार्बन Cl और Cl। तो इन जो तीनों में है अलग अलग एटम के कारण, हाइड्रोजन का जो साइज है छोटा होने के कारण, इनका क्या है, छोटा होने के कारण 1 से 9 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ेगा 110। और आयोडीन के केस में कि इसका जो आकार है, साइज है आयोडीन का थोड़ा बड़ा होता है, तो इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो लंबी होगी, और जो बॉन्ड लेंथ लंबी होगी तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। 1 से 9 से कम हो जाता है, ये 108 से 1 से 9 डिग्री के करीब रहता है। और इसमें 110 के करीब रहता है, इनमें भी 110 के करीब रहता है। तो ये चारों ऑप्शनों को हम देखें तो एग्जैक्टली जो हमारा आंसर आया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सिमेट्रिकल सराउंडिंग एटम के कारण एग्जैक्टली बॉन्ड लेंथ इक्वल है, और बाकी 3 में बॉन्ड लेंथ का कुछ डिफरेंस है, इनकी साइजों में डिफरेंस है होने के कारण थोड़ा सा अप डाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये थोड़ा सा रिपल्सन के कारण थोड़ा सा डिफरेंस इनमें क्रिएट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड होगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। Among LiCl, BeCl2, BeCl3, CCl4 में the covalent character follows the order। यानी कोवलेंट कैरेक्टर, बच्चों कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में कई बार हम देखते हैं फजान्स रूल्स यूज करते हैं। और फजान्स रूल्स क्या कहता है, हमें जितना छोटा कैटायन होगा या जितना बड़ा एनायन होगा,
तो उस मॉलिक्यूल्स का कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। यानी कि कैटायंस के ऊपर जितना अधिक आवेश होगा, चार्ज जितना होगा, तो उसका भी कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। तो देखते हैं हम एक एक करके, एक एक मॉलिक्यूल्स को देखेंगे कि किस पर कितना चार्ज है और उसका साइज क्या क्या है। तो बच्चों LiCl लिथियम क्लोराइड बनता है इन आयनों से, BeCl2 Be+2 Cl-, बोरोन क्लोराइड बोरोन 3+, क्लोराइड माइनस, कार्बन टेट्राक्लोराइड 4+। बच्चों हम यहाँ देखते हैं क्लोराइड आयन जो कि एनायन है हमारा, ये सेम है, कॉमन है सभी में। तो हमारा जो इफेक्टिव फैक्टर है देखने का, हम इसके कैटायन को के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर निकालेंगे। जितना बड़ा कैटायन हो, जितना छोटा कैटायन होगा या जिस पर चार्ज अधिक होगा, वो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें अधिक होगा। चार्ज को यदि हम देखें तो कार्बन के ऊपर +4 है, तो सबसे ज्यादा चार्ज है, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में बनेगा। यानी कि CCl4 मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर में CCl4 सबसे ज्यादा, उसके बाद बोरोन ट्राइक्लोराइड, इसके बाद इसका कम चार्ज है, इसके से कम इसका ये चार्ज है, इससे कम ये चार्ज है। ये ऑर्डर इनके साइज का भी है, लिथियम का बड़ा साइज है, फिर छोटा साइज होता चला जाता है। कार्बन का इनमें सबसे छोटा आयनिक साइज है, तो इसका बोरोन ट्राइक्लोराइड हो जाएगा। इससे फिर अधिक बेरिलियम क्लोराइड और लास्ट में लिथियम क्लोराइड। यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा कार्बन टेट्राक्लोराइड में होगा, बोरोन ट्राइक्लोराइड में होगा, फिर बेरिलियम डाइक्लोराइड में होगा, फिर लिथियम क्लोराइड में होगा। इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सीधा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, H2O is a net dipole moment while beryllium fluoride has zero dipole moment. H2O नेट डाइपोल मूवमेंट दिखाता है, नेट डाइपोल मूवमेंट। कारण इसका ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इसका डाइपोल इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, इनका ऊपर की साइड में बनेगा, और ये दोनों का वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि, तो ये जुड़ जाएंगे। नेट में क्या हो जाएगा, नेट जो म्यू आएगा हमारा मैक्सिमम आएगा, 0 से मैक्सिमम आएगा, 0 से अधिक होगा, क्योंकि ये एडिशन हो जाएगा। जब सेम डायरेक्शन होता है तो उनका एडिशन हो जाता है। यदि डायरेक्शन अपोजिट होती तो म्यू सबट्रैक्ट हो जाता, कुछ कम होता। यदि हम बेरिलियम फ्लोराइड को देखें तो इसकी आकृति लीनियर होगी, VEF, डाइपोल मूवमेंट इसका 0 होगा, आ जाएगा। लीनियर होने के कारण इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, और सेम इसके सराउंडिंग एटम के कारण इसका म्यू 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखें, फर्स्ट H2O मॉलिक्यूल इज लीनियर, ये रॉन्ग, ये बेंट है, इसकी शेप है ना बेंट, शेप बेंट बनेगी, इसकी मुड़ी हुई एंगुलर। और BF2 इज बेंट, ये पहला तो ऑप्शन गलत है बिल्कुल। BF2 मॉलिक्यूल इज लीनियर व्हाइल H2 इज बेंट, ये सेकंड सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। थर्ड को देखते हैं, फ्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑक्सीजन, बात सही है, लेकिन इस क्वेश्चन से इसका इतना रिलेशन नहीं है। बेरिलियम हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑक्सीजन, ये भी बात सही है,
पर तुलनात्मक से रूप से देखें इनका कोई रिलेशन इतना इस क्वेश्चन से नहीं है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। VF2 is a molecules is linear और H2 is a band. Now discuss next question. Phosphate ion, the formal charge on each oxygen atom and PO bond order respectively. यानी कि जो फॉस्फेट आयन है हमारा PO4 3-, इसमें फॉर्मल चार्ज पूछ रहा है। फॉर्मल चार्ज ईच ऑक्सीजन, प्रत्येक ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा। हमारे पास ऑक्सीजन इसमें मॉलिक्यूल्स में 4 ऑक्सीजन है और टोटल चार्ज है -3 का, डिवाइडेड बाई 4 -0.75 हो जाएगा। 4 गैस में भाग लिया जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स 4 एटम्स हैं और टोटल हमारा जो फॉर्मल चार्ज है -3, तो डिवाइड हो जाएगा ये 4 में, तो फॉर्मल चार्ज आ जाएगा इतना। अब इसका आप देखते हैं हम फॉर्मल चार्ज पीओ बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं। यदि हम फॉस्फेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना है, P इज द सेंटर एटम, O 4 प्रकार से बनते हैं। इस प्रकार से हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। 4 स्ट्रक्चर प्राप्त होती हैं इसकी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये हमारी 4 स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स को देखें हम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर 4, स्ट्रक्चर कितना 4, तो आंसर आएगा हमारा 1.25, यानी कि फॉर्मल चार्ज -0.75 और बॉन्ड ऑर्डर 1.25। देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चनों को आपसे डिस्कशन किया है, आपके साथ डिस्कशन किया है। इस प्रकार से हम आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से मेहनत करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। समय का जरूर ध्यान रखें क्योंकि टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द लाइफ, क्योंकि जिसने समय की कद्र की है उसकी कद्र समय करता है। तो इसी विचार के साथ हम आपसे विदा लेते, धन्यवाद।